दोस्तों, मैं आकाश बाबू आप सभी का फिर से एक बार अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर वैदिक सभ्यता से प्राचीन सभ्यता मानी गई, लेकिन इसकी जो साक्ष्य थे उत्तर वैदिक सभ्यता के लिखित साक्ष्य थे, इस वजह से ये पहले खोजी गई, उसका विकास बाद में हुआ है ना। तो इसको हम इसी वजह से बाद में पढ़ रहे हैं क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो जॉन मार्शल द्वारा दयाराम साहनी ने 1921 में जिसकी खोज की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कराई थी, उससे ये साबित हो गया था साक्ष्य मिलने के बाद कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है ना। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम आए हैं अपने आर्य वैदिक सभ्यता से। तो आर्य वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात कर लूँ। बात यह है कि मैंने ये वीडियो केवल और केवल UPSSC पैट को लेकर बनाया गया है। तो यहाँ पर जितना भी कंटेंट मैं लेके आऊँगा UPSSC पैट और अदर SSC रेलवे एग्जाम के लिए आपको यहाँ से केवल इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ इस टॉपिक से नहीं पढ़ना है। मैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो लेके आया था, उसी तरीके से वैदिक सभ्यता के केवल 2 वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि इसका थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है जिसको एक वीडियो में समेटना बहुत ही मुश्किल था। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। आर्य वैदिक सभ्यता। आर्य वैदिक सभ्यता का विकास जो है कि एक लिखित विकास माना जाता है, जिसके साक्ष्य भी मिले थे, खुदाई और जो है कि लिखित दोनों से माना जाता है। और आर्य वैदिक सभ्यता का मुख्यतः जो विकास है वो केवल और केवल लिखित वेदांगों से मिलता है। जितने भी वेद हैं और वेदांग से और उपनिषदों से जितना भी हमें प्राप्त होता है वो सब आर्य वैदिक सभ्यता से विकास माना गया है। तो हमारी वैदिक सभ्यता जो मानेंगे तो ये एक लिखित और एक जो है कि खोजकर्ता जो दोनों को संकलन करके इस वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। अच्छा, आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसे क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है मैंने वहाँ पर बताया था कि जिस सभी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि जिस भी सभ्यता की खोज की जाती है तो उस सभ्यता जिस स्थान पर खोज की गई उस स्थान को उस सभ्यता को उसी स्थान के नाम से जाना गया। लेकिन यहाँ क्या है आर्य वैदिक सभ्यता। तो यहाँ आर्य वैदिक सभ्यता इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये आर्य शब्द आपको जहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि इस वैदिक सभ्यता का विकास जो है कि अलग अलग ज्ञानियों अलग अलग इतिहासकर्ताओं द्वारा अलग अलग अपने मत दिए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मत था वो आर्यों का माना गया कि इस सभ्यता का विकास जो है आर्यों द्वारा किया गया। ठीक है ना। तो इस वजह से इसको आर्य सभ्यता का नाम दिया गया। आर्य का अर्थ होता है, मैं आपको बता दूं, आर्य का अर्थ होता है जिन, श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। जो मतलब कुलीन होता है, विजेता होता है, उसको आर्य से डिनोट किया जाता है, उसको आर्य समझाया जाता है ना। तो कुछ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके एक पेपर में आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए इस बोर्ड पर जो लिखा है उस पर तो ध्यान दीजिएगा, उसके अलावा जो मैं बोलूँ उन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन मेरे बोलने से वो शब्द आपको मिलेंगे, तो उन पर विशेष ध्यान देना जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। तो मैंने बताया आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जन, कुलीन, श्रेष्ठ होता है ना। तो यहाँ से संबंध रखेंगे, इसको याद कर लेना है कि आर्य शब्द का अर्थ वो अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। इस सभ्यता का विकास देखा जाए तो 1500 BC से 600 ईस्वी ईसवा पूर्व तक चला था। तो मतलब 1500 ईस्वा पूर्व से 600 ईस्वा पूर्व तक चला था। अच्छा, इसी आर्य सभ्यता को हमने 2 विभागों में बांटकर पढ़ाया है ना। किन 2 भागों में बात कर पढ़ा है? एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय सीमा मानी गई है वो 1500 ईस्वा पूर्व से 1000 ईस्वा पूर्व तक मानी गई है। कितने से? 1500 ईस्वा पूर्व से 1000 ईस्वा पूर्व तक माने गए। जो यहाँ के लोग थे उन्हें काबिलाइन कहा जाता था। काबिलाई कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था यहाँ ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था वो एक नाम मात्र राजा होता था। नाम मात्र का मतलब जैसे कि कोई राजा है जिसे काबिलाई कहा गया, तो काबिलाई राजन, राजा का मतलब होता था राजन, राजन का मतलब होता है जन प्रतिनिधि होता था। लेकिन उसका जो है कि ऐसे समझे हम कि उसका कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रखा जाता था, लेकिन उसको राजा की संज्ञा दी जाती थी, जिसके जो मतलब निर्णायक न्याय करना और उसके कुछ फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया देना ये सब उसके अधीन नहीं था। उसके लिए उन्होंने समितियां बनाई थी, जिन समितियों से वो काम करते थे, है ना। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन सी समिति थी और वो किस तरीके से काम किया करता था। जैसे सभा है,
सभा, समिति, समिति का वेदत, वेदत के बाद गढ़, ये 4 ऐसे शब्द थे ऋग्वैदिक काल में। इन्हीं चीज़ों चारों को मिलाकर इसका न्याय पूर्वावलोकन और इस उसमें न्याय का प्रक्रिया चलाई जाती थी। ठीक है, ये होता है ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं 1000 ईस्वा पूर्व से 600 ईस्वा पूर्व में, तो यहाँ पर प्रथम बार कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का विस्तार मिलता है। तो यहाँ पर हमको पहली बार वर्ण व्यवस्था का आधार मिला कब? 1000 से 600 ईस्वा पूर्व उत्तर वैदिक काल में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार वर्ण व्यवस्था का विस्तार कहाँ मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। ये ध्यान रखना कि किस आधार पर मिला, तो वो जो है कि कर्म के आधार पर मिला। ठीक है ना, कर्म के आधार पर। अच्छा, तो हम यहाँ से चलते हैं अब कि आर्यों का विकास किस तरह से हुआ, कहाँ से आर्यों का आगमन हुआ और किस तरीके से इतिहासकर्ताओं ने इनको माना कि कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है और किस तरीके से इनका आगमन हुआ। अच्छा, तो जो आर्य थे उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया कि ये चारगाह की तलाश में निकले थे। कहाँ, किसकी तलाश में निकले थे? चारगाह की तलाश में। कहाँ से निकले थे? ये भारत जो एशिया है, उस एशिया के मध्य एशिया से इनको ज़्यादा मान्यता दी गई है कि मध्य एशिया से ये आए थे। ठीक है ना, तो मध्य एशिया का जो सप्तसैंधव प्रदेश है, ये वाला जो मैं भाग यहाँ से सर्कल कर रहा हूँ, ये सारा प्रदेश मध्य एशिया का होता है, जिसमें आधा हमारा उत्तरी जो भारत है वहाँ से लेकर ऊपरी एशिया तक, ये हमारा सब सिंधु घाटी सभ्यता की सहायक नदी थी, इसकी जो सप्तसैंधव प्रदेश थे उनकी। ठीक है, तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम जो भारत का उपमहाद्वीप बनाया था, उसमें प्रथम निवासी थे आर्य। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको आर्य समाज कहा गया कि क्योंकि इनका आगमन हुआ मध्य एशिया से। मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ से देखो, मध्य एशिया में इनका आगमन होता है, इस वजह से इनको आर्य कहा गया। ये किसकी तलाश में निकले? चारगाह की तलाश में आर्यों को निकला, इस वजह से ये सप्त प्रदेश में कहा गया। अच्छा, ठीक है, जैसे कुछ इतिहासकर्ता हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन बनता है और बनेगा। ठीक है, इनको याद रखिएगा, बाकी आपके पास जो भी कंटेंट है उसको भी आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, लेकिन जो मैं लेके आया हूँ आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कहीं आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैक्स मूलर साहब थे, उन्होंने इनको आर्यों को बताया कि ये मध्य एशिया से आए हैं। तो इन्हीं की जो कहानी कही गई बात को मैक्स मूलर द्वारा कि मध्य एशिया से आए हैं, इसी को ज़्यादा मान्यता दी गई कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ? मैक्स मूलर द्वारा मध्य एशिया से। ठीक है, तो इनकी ज़्यादा मानी लोगों ने। तो उसके बाद कुछ और भी लोग थे जिन्हों की प्रधानता दी गई, जिनको दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी रूस से कहते हैं गार्डन चार्ल्स। ठीक है, कि दक्षिणी रूस से आए से गार्डन चार्ल्स द्वारा कहा गया। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव से आए हैं, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगा, या तो मैक्स मूलर मध्य एशिया से, दूसरा दक्षिणी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक से। ये दोनों आपको एक मेरे ही साथ याद कर लेने हैं। मैक्स मूलर ने कहा मध्य एशिया से, और उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक ने कहा, मैक्स मूलर ने मध्य एशिया से कहा। ठीक है, दयानंद सरस्वती कहते थे तिब्बत से इनका आगमन हुआ, दक्षिण रूस से इनको बताया गया गार्डन चार्ल्स द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं कि आपको जब पता होगा कि कोई भी सभ्यता होती है या किसी भी चीज़ का विकास होता है, तो हम उसको तीन चीज़ों से देखते हैं। एक उसका राजनीतिक जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है, एक आर्थिक जीवन होता है। इनके आधार पर ही किसी भी सभ्यता का विकास होता है, या किसी भी सभ्यता को हम समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन क्या रहा, उनके आर्थिक जीवन क्या रहा, उनका सामाजिक जीवन क्या रहा। तो मैंने राजनीतिक जीवन के बारे में आप यहाँ पर बताया था कि वैदिक सभ्यता के लोग जैसे हुए, राजनीतिक जीवन क्या क्या था कि उनका राजा जो होता था वो बहुत ही कम प्रधानता रखता था, जबकि उनकी जो कार्यशैली थी वो उनके अधीनस्थ के जो समितियां बनाई जाती थीं उनके लिहाजे पर कार्य करता था। ठीक है, तो अब उनके बाद में हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो उनके वहाँ पर सामाजिक जीवन किस तरह रहा था? तो वहाँ का सामाजिक जीवन था वो समतावादी था। किस तरह का था? समतावादी के लोग रहा करते थे, और वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद 10वें मंडल में, ठीक है, 10वें मंडल में पुरुषोक्त कहा गया। दास प्रथा का यहाँ पर प्रचलन था। ठीक है, परिवार पितृ सतात्मक था,
और स्त्री को यहाँ पर प्रधानता दी गई थी। इसकी सामाजिक स्थिति में जैसे स्त्री की यहाँ पर जो हम ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था करें तो यहाँ पर स्त्री की जो है कि दास प्रथा नहीं थी, और दास प्रथा थी लेकिन उस दास को जो लोग समझते थे उसे अपना परिवार का सदस्य समझते थे और अच्छी तरह से उनको ट्रीट करते थे। ऐसा नहीं था कि आज के दौर में जब हम किसी भी सर्वेंट को अपने घर पे लगाते हैं तो उसकी ज़्यादा इंसल्ट करना या वो करना, ऐसा नहीं होता था। ये परिवार की तरह रखते थे। दास प्रथा तो थी लेकिन उसके बाद और परिवार जो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस तरह का परिवार था, तो पितृसत्तात्मक परिवार था और ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। और स्त्री को यहाँ पर अधिक प्रधानता की गई। अगर बात करें अर्थव्यवस्था की तो इनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से विकसित थी, तो इनके लिए सबसे पहली अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। यहाँ पर पशुपालन को ज़्यादा प्रधानता दी गई थी ऋग्वैदिक काल के अर्थव्यवस्था में, और उसमें भी गाय महत्वपूर्ण संपत्ति थी इनकी। यहाँ पर जो युद्ध हुआ करते थे वो गाय के लिए हुआ करते थे। गांव की चोरियों के लिए, गाय इधर से उधर हो जाना या खो जाना, उसके लिए राजाएं आपस में लड़ाई कर लिया करते थे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है कि संपत्ति जिसको माना गया, गाय को माना गया, क्योंकि इसका जो उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में 176 बार मिलता है। कितना काल? 176 बार मिलता है, ठीक है। अब 176 बार मिलता है। अच्छा, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, लोहे का प्रयोग यहाँ पर नहीं मिला है, तो वहाँ पर सोना और चांदी का प्रयोग मिला है। अच्छा, पशुओं की चोरी और इनका प्रमुख व्यापार था। इनमें प्रमुख व्यापार में एक ये भी शामिल था, जो पशुओं की चोरी करते थे, और जो पशुओं की चोरी करते थे उन्हें पड़ी कहा जाता था, पड़ी। और पड़ी को इनको व्यापारी कहा जाता है। इनको अच्छी एक सभ्यता दी जाती थी, इनको अच्छा एक सम्मान दिया जाता था, जबकि ये भारतीय पशुओं की चोरी करते थे। इनको इस चोरी करना को इसको यहाँ पर व्यापार का माना गया है। वस्त्र बुनना, घोड़ा इसका दूसरा प्रमुख जानवर था गाय के बाद, ठीक है। तो गाय के बाद घोड़ा दूसरा प्रमुख जानवर था, जबकि कृषि इनकी प्रधानता नहीं थी, क्योंकि कृषि का उल्लेख केवल 24 बार मिला है, और जबकि गाय का उल्लेख 176 बार मिला है, ठीक है। अब हमने सामाजिक जीवन को देख लिया, अर्थव्यवस्था जीवन को देख लिया, अब आते हैं हम धार्मिक जीवन पर। इनका धार्मिक जीवन किस तरह रहा होगा, तो आइए धार्मिक जीवन को समझते हैं। यहाँ पर जो बहुदेव प्रथा थी, बहुदेव प्रकृति की प्रथा, यहाँ पर बहुदेव से संबद्ध है कि ये जो है कि बहुत देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ न कि केवल एक देवता को माना जाता था। देवता तो बहुत थे लेकिन इनकी प्रकृति एक थी। प्रकृति का मतलब ये केवल और केवल पुरुष देवता पर और जो है कि विश्वास करते थे। यहाँ पर पुरुष देवता जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रधानता दी जाती थी। और जैसे एक सोच हमारी ये है कि इन देवताओं को मानना है या इन देवताओं के लिए पूजा करनी है, प्रकृति के लिए करनी है, तो केवल प्रकृति से संबंधित देवताओं की पूजा कर दी जाती थी। मतलब विचार एक था लेकिन देवता बहुत थे, ठीक है ना। विचार उनका पूजा करने का केवल एक ही था, लेकिन देव अलग अलग माने जाते थे, जिनकी बहुदेव माना गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरुष देवताओं की प्रधानता मैंने आपको बता दिया। इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। किस तरीके से पुरुष देवताओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया? पहली श्रेणी थी आकाश में, फिर दूसरी थी पृथ्वी में, और तीसरी थी अंतरिक्ष में। अच्छा, इन 3 श्रेणियों में अलग अलग इनको माना गया। सबसे ज़्यादा देवताओं का जहाँ पर उल्लेख मिलता है वो आकाश श्रेणी थी। कौन सी थी? आकाश थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा देवों का उल्लेख आकाश श्रेणी में मिला है, जिसमें प्रमुख देव थे वरुण, पुष्पन और मित्र। इनको याद कर लेना है, क्योंकि आकाश ये पूछ सकता है कि आकाश में किस तरीके से कौन कौन से देव प्रमुख थे, तो ये इन 3 से बाहर नहीं जाएगा, वरुण, पुष्पन और मित्र। अच्छा, पृथ्वी में कौन कौन से प्रमुख थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष में कौन कौन से प्रमुख देव थे? इंद्र और यम और प्रजापति, ठीक है। इंद्र, यम और प्रजापति। अच्छा, इंद्र के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद कर लेना कि ये जो है कि अंतरिक्ष श्रेणी में आते हैं। और इंद्र पुरंदर कहा जाता था। इंद्र को क्या माना जाता है? पुरंदर। जो किले को तोड़ने वाला होता है उसे पुरंदर कहा जाता है। और इसका उल्लेख जो मिलता है वो 250 बार मिलता है। कितने बार? 250 बार इस इंद्रदेव का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि बहुदेव प्रकृति थी और पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। 3 श्रेणियों में बांटा गया, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष। वरुण, पुष्पन, मित्र, और पृथ्वी के अग्नि, सोम, और अंतरिक्ष के सम, इंद्र, सम, प्रजापति, ठीक है ना। और पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र को कहा गया, जैसे किला तोड़ने वाला से संबंधित है। इसका उल्लेख 250 बार मिलता है। अच्छा, ठीक है, यहाँ से आते हैं उत्तर वैदिक काल पर। अब हम अपने उत्तर वैदिक काल की तरफ समझते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें प्रमुख थी। ये हमारा ऋग्वैदिक काल की हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में जान लिया। ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 BC तक
काबिलाई कहा गया, जिनको राजा और उनके किस तरह से उनकी समितियाँ और वो प्रकृति थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा, उसके बाद और अब उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। अच्छा, इन उत्तर वैदिक काल के बारे में से जानने से पहले मैं आपको एक कंपैरिज़न दिखाता हूँ कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में क्या प्रमुख चीज़ें थीं, जो एक दूसरे को कनेक्ट करती थीं और डिस्कनेक्ट करती थीं, ठीक है? जिनको इन इन यहीं से आपको ये पता चल जाएगा कि उत्तर वैदिक काल किस लिए प्रमुख था और ऋग वैदिक काल किस लिए प्रमुख था। आइए देखिए, ये हमारा ऋग वैदिक काल के कुछ जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और ये हमारे उत्तर वैदिक काल के टॉपिक हैं। इसको लिख लीजिएगा, ये अंतर करके लिख लीजिएगा, इन दोनों का अंतर, क्या क्या अंतर थे इन दोनों के बीच में, ठीक है? जैसे ऋग वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय मैंने बताया कि किसका था, पशुपालन का था। यहाँ पर ऋग वैदिक काल में जो प्राचीन था उसमें प्रमुख व्यवसाय अपना पशुपालन को मानते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसी प्रमुख व्यवसाय का मुख्य बन गया कृषि, ठीक है? अच्छा, युद्ध का कारण पहले गायों के लिए करते थे ऋग वैदिक काल के समय में, तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के समय में क्या करते हैं, युद्ध का कारण भूक्षेत्र हो गया था। यहाँ पर भूक्षेत्र के भूमि के लिए युद्ध का प्रारंभ हुआ। अच्छा, यहाँ पर क्या था, ये अव्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। अव्यवस्थित मतलब कर प्रणाली नहीं थी, ये सॉरी गलत यहाँ पे से लिख नहीं पाया। अव्यवस्थित कर प्रणाली की प्रावधान नहीं था कि जैसे मतलब कोई भी कर प्रणाली का एक तरीके से सिंपल तरीके से कर प्रणाली नहीं लगाई जाती थी, ना कोई व्यवस्था थी कर प्रणाली के लिए, कर के लिए, ठीक है? तो यहाँ से लेकिन ऋग वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली लागू कर दी गई कि किस तरीके से कर लिया जाएगा क्या। लेकिन ये जो कर था उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली, ये स्वेच्छा कर था। जैसे स्वेच्छा कर मतलब किसी भी व्यक्ति को कर देना है या नहीं देना है, वो उसकी स्वेच्छा पे कितना देना है क्या नहीं, किसी से मतलब प्रेशर नहीं था, किसी से दबाव नहीं था। अच्छा, प्रमुख किसे माना गया, देवता इंद्र, प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। लोहे का प्रयोग यहाँ पर नहीं मिलता है ऋग वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग मिला है। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ब्रह्मा को क्या माना गया, प्रमुख देव माना गया, जबकि ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता किसको माना गया, इंद्र को माना गया, ठीक है? आगे चलते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था ऋग वैदिक काल में तीन जो राजा था उसकी सहायता के लिए कुछ समितियां बनती थीं, उन्हीं के आधार पर न्याय प्रक्रिया और बाकी जो काम किए जाते थे उन्हीं के आधार पर किए जाते थे। जैसे पहले सभा बनती थी, एक सभा होती थी, एक समिति होती थी, एक विदत होती थी, एक गढ़ होता था। ये चार प्रकार के समितियां कह सकते हैं, या चार तरीके होते थे जो सहायता करते थे राजा की प्रशासन क्रिया में, राजनीतिक क्रिया में। तो सभा में क्या होता था, सभा में जो शामिल होते थे वो आम लोग शामिल होते थे, और जो समिति होती थी उस समिति में कौन लोग शामिल करते थे, कुलीन लोग शामिल करते थे, जो शिक्षित लोग होते थे और जिन्हें अच्छा ज्ञान होता था हर चीज़ का, पढ़ने लिखने में, सोचने समझने में, किसी भी चीज़ में। तो उस समिति में उन लोगों को श्रेष्ठता दी जाती थी, उन लोगों को रखा जाता था। और जो विदत थी, इसमें जो है कि वो लोग रखे जाते थे जो लूट करते थे, या फिर लूट का सामान जो आता था उसको बंटवारा करते थे, या उपज करते थे किसी नई चीज़ की, उसके लिए। सबसे प्राचीन अगर किसी उसको माना गया कि सबसे प्राचीन उनका समिति कौन सी थी, सबसे प्राचीन उनका व्यवस्था कौन सी थी, तो विदत व्यवस्था को सबसे प्राचीन माना गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट याद कर लेना। एक गढ़ होता था, इस गढ़ के आधार पर भी जिसमें लोगों, आम लोग और जो है कि शिक्षित लोगों को शामिल किया जाता था गढ़ में। तो ये भी गढ़ के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको केवल ये याद रखना है कि सभा, समिति, विदत और गढ़, ये चार ऐसे सहायक थे जो ऋग वैदिक काल में राजनीतिक शासन में प्रमुख वो रखते थे, प्रधानता रखते थे। उसके बाद सभा में आम लोग होते थे, समिति में कुलीन शिक्षित लोग होते थे, विदत में लूटपाट उपज करने वाले और बंटवारा करने वाले, जो सामान आता था लूटपाट का उसको करने वाले, उन लोगों को रखा जाता था, ठीक है? अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। मैंने आपको बता दिया केवल सभा एवं समिति होती थी, ये वाली सभा और ये वाली समिति केवल उत्तर वैदिक काल में इन दोनों को ही रखा गया, विदत और गढ़ को समाप्त कर दिया गया, ठीक है? अब मैंने जैसे आपको बताया ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर था, तो यहाँ से आपको एक चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में क्या ऐसे प्रमुख अंतर थे जिनको हमको जानना महत्वपूर्ण था। ये यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर ला के रखा है, इससे आगे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? अब जैसे इसमें कुछ उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का वो मिलता है, उल्लेख मिलता है कर्म के आधार पर।
ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे वरुण वरुण जो थे वो तीसरे प्रमुख देवता थे। तीसरे प्रमुख देवता कौन थे? वरुण थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में? इंद्र को माना गया। अगर इंद्र को प्रथम माना गया तो दूसरे जो थे दूसरे दूसरे उनको अग्नि को प्रधानता दी गई। दूसरे प्रमुख देव कौन थे? अग्नि थे। उसके बाद अगर तीसरे किसी का नाम आता था वो वरुण तीसरे प्रमुख थे। तीनों याद कर लेने। प्रथम प्रधानता दी गई इंद्र को, द्वितीय प्रधानता दी गई अग्निदेव को, और तृतीय दी गई वरुण देव को। ठीक है, अब इसमें जो सविता, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद कर लेना। यहाँ पे बहुत लोग गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं कि सविता जो थी उनके लिए चमकता सूरज को समर्पण है। चमकता सूरज किसको लिए समर्पण है? सविता जी के लिए। और सविता जी के लिए ही ये गायत्री मंत्र को समर्पित किया गया है। जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलता है वो न कि गायत्री माँ के लिए समर्पित है, जबकि सविता के लिए समर्पित है। आप ये समझते हैं कि मतलब गायत्री मंत्र गायत्री माँ के लिए समर्पित होगा, ऐसा नहीं है। कि यहीं पर हम मिस्टेक कर जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। और सूक्ति जो बनाई जाती थी उसमें कम से कम 3 मंत्र और अधिकतम 100 मंत्रों को रखा जा सकता था। ठीक है, कम से कम 3 मंत्र और अधिकतम 100 मंत्रों को यहाँ पर रखा जा सकता था सूक्ति में। आर्य सभ्यता का जो, हम एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोष्ठक में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य सभ्यता का हमको जो ज्ञान मिलता है वो बोगोज कोई नाम का अभिलेख था जिससे मिलता है। बोगोज कोई नाम के अभिलेख से हमको आर्य सभ्यता का जो ज्ञान मिला उसके बारे में जानकारी मिली। वो बोगोज कोई अभिलेख था जिसके बारे से हमें जानकारी मिलती है। अच्छा, एक और कुछ प्रमुख चीज़ें क्या थीं जिनसे हमको जानकारी मिली? वेद थे, वेदांग थे, उपनिषद थे, महाकाव्य थे। इन सब से भी हमको इनकी जानकारी मिलती है आर्य समाज की। इसमें कुछ चीज़ें अभी बाकी रह रही हैं जिनको मैं आगे अपनी अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। जल्द ही आपको अगली वीडियो मिलेगी, कल या आज शाम तक। तो इसीलिए बने रहिए और इसको जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में आपको याद हो जाएगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आर्य वैदिक सभ्यता 1500 से 620 तक चला था। और ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 तक चला। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 620 तक चला। जिसको आर्यों का विकास हुआ। सप्त सभ्य प्रदेश थे जो सिंधु नदी के सहायक थे और भारतीय उपमहाद्वीप प्रथम निवासी थे। ठीक है ना। और चारगाह की तलाश में ये आर्य आए थे, जिसका प्रमुख संज्ञान दिया कुछ लोगों ने कि आर्यों का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से आए थे ये। तो जिसमें प्रमुख थे मैक्स मूलर, जिनको मध्य एशिया, इसी को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। अगर पूछा आर्य कहाँ से आए तो मध्य एशिया ही बोला जाता है। मैक्स मूलर द्वारा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। दयानंद सरस्वती द्वारा तिब्बत को दक्षिण रूस द्वारा गोल्डन चाइन ने कहा था कि दक्षिणी रूस से आए थे, उत्तरी ध्रुव से बताया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है। ऋग्वैदिक काल का हमने राजनीतिक जीवन जाना, जो मैंने आपको मौके के रूप से बताया। सामाजिक जीवन के बारे में जो प्रमुख था, अर्थव्यवस्था के बारे में प्रमुख था। धार्मिक जीवन के बारे में जो प्रमुख था वो मैंने आपको सभी को बताया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बीच में अंतर बताया कि इन दोनों के बीच में क्या समानता क्या असमानता रही हैं, जिनके वजह से इनको प्रमुख माना गया। अच्छा, इसके बाद में अब जो उत्तर वैदिक काल का कुछ प्रमुख हिस्सा रह जाता है उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।